5 जून 2023 को हैदराबाद के एक पुलिस थाने में एक मंदिर का पुजारी अपनी भांजी की गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। इस मामले में जांच आगे बढ़ती है तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड खुलासे होने लगते हैं कि पुलिस वाले भी शॉक रह जाते हैं। कुछ तो अपने ही लड़के के दोष निकलते हैं। पूरा मामला अवैध संबंध, झूठ और धोखाधड़ी का निकलता है। खुलासे के बाद रिश्ता भी शर्मसार हो जाता है और अंत में हुए खुलासे के बाद तो लोग लड़की के साथ हुए हादसे को एक्ट ऑफ कर्मा का नाम दे देते हैं। तो आखिर क्या है इस कुरुक्षुंगी अप्सरा मर्डर केस की पूरी कहानी? लड़की के साथ क्या हुआ था और आखिर लड़की ने ऐसा क्या किया था कि उसे मरने के बाद लोग इसे एक्ट ऑफ कर्मा का नाम देने लगते हैं? तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, यह मामला पहली बार 5 जून 2023 को पुलिस के सामने आता है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी जब अपने अपने काम में बिजी थे, तभी शरीर पर सफेद वस्त्र धारण किए और माथे पर तिलक लगाए एक व्यक्ति थाने के अंदर दाखिल होता है। पुलिस वालों को यह व्यक्ति अपना नाम अय्यागिरी साई कृष्ण बताता है। इसकी उम्र 36 साल थी। पुलिस वालों के सामने अय्यागिरी बताता है कि 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में अपनी 30 साल की भांजी अप्सरा को कार से ड्रॉप किया था। उसे अपने दोस्तों से मिलने भद्राचलम जाना था। मैं अपनी भांजी को वहां ड्रॉप करके अपने घर चला गया था। उसके थोड़ी देर बाद जब भांजी के मोबाइल पर कॉल करने का प्रयास किया गया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। यहाँ तक कि काफी इंतजार करने के बाद भी उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ था। कई दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उसके दोस्तों ने भी बताया कि अप्सरा के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के सामने अय्यागिरी साई कृष्ण खुद को हैदराबाद के सरूर नगर इलाके के एक मंदिर का पुजारी बताता है। मामला एक लड़के का गायब होने का था, इसलिए पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ जाते हैं और मामला दर्ज होती ही जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। पुलिस के सामने अय्यागिरी ने बयान दिया था कि आखिरी बार अप्सरा उसी के साथ कार से बाहर गई, इसलिए पुलिस वाले इस बात को कंफर्म करने के लिए अप्सरा की मां से सबसे पहले मिलते हैं और पूछते हैं आखिरी बार आपकी लड़की अप्सरा अय्यागिरी के साथ बाहर गई थी। अप्सरा की मां भी पुलिस वालों की बात पर सहमति जताती है। जैसा कि पहले ही अय्यागिरी ने बयान दिया था कि 3 जून की रात को उसने अपनी भांजी को शमशाबाद के एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था। वहां से अप्सरा को भद्राचलम जाना था, जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए पुलिस वाले अप्सरा की पिकअप लोकेशन से लेकर ड्रॉप लोकेशन तक मार्क करते हैं। अब इस बीच मिलने वाले एक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला लिया जाता है। अय्यागिरी द्वारा बताए गए पिकअप और ड्रॉप लोकेशन के बीच 21 किलोमीटर की दूरी थी। शुरुआती जांच में ही पुलिस वालों को पता चलता है कि इन 21 किलोमीटर के बीच सैकड़ों सीसीटीवी लगे हुए हैं। लड़की का पता लगाने के लिए जरूरी था कि पुलिस वाले एक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करें और पुलिस वाले ऐसा करते भी है। जांच की शुरुआत सबसे पहले अप्सरा के घर के पास से होती है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जब जांच की जाती है तो उसमें अप्सरा अपने मामा के साथ अय्यागिरी के साथ जाती हुई दिखाई देती है। इस तरह अय्यागिरी का यह बयान सही पाया जाता है कि आखिरी बार अप्सरा उसके साथ घर से बाहर गई थी। अब पुलिस वाले अय्यागिरी द्वारा बताए गए ड्रॉप लोकेशन के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का फैसला करते हैं। इस इलाके के आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस वाले छान मारते हैं, मगर एक भी फुटेज में अय्यागिरी अपने कार से अप्सरा को ड्रॉप करते हुए नजर नहीं आता। पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अय्यागिरी द्वारा बताए गए लोकेशन से आगे जाकर अस्पताल के इलाके में भी जांच पड़ताल करते हैं, मगर कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि अय्यागिरी ने कहीं पर भी अप्सरा को अपने कार से ड्रॉप किया है। जब कहीं से भी पुलिस वालों को अप्सरा की ड्रॉप लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है तो पुलिस वाले एक बार फिर से अय्यागिरी से पूछताछ करने का फैसला कर लेते हैं। जब इस मामले में दोबारा अय्यागिरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो वो पुलिस के सामने हड़बड़ा जाता है और अब दूसरी ड्रॉप लोकेशन के बारे में बताने लगता है। मतलब कि अय्यागिरी ने अब अपना बयान बदलना शुरू कर दिया था। जब अय्यागिरी अपना बयान बदलने लगता है तो पुलिस वालों को इस बात पर शक हो जाता है और अब अय्यागिरी से गहराई से पूछताछ करने का फैसला पुलिस कर लेती है। जैसे जैसे पुलिस वाले पूछताछ आगे बढ़ाते हैं, अय्यागिरी पुलिस वालों को नई नई कहानी सुनाने लगता है और लगातार अपने बयान बदलने लगता है। मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि पुलिस वाले अपना तरीका अपनाना शुरू करते हैं। तो अय्यागिरी सब कुछ सच बताना शुरू कर देता है। पुलिस के सामने अय्यागिरी मामले की सच्चाई बताता है तो हर कोई शॉक रह जाता है। अय्यागिरी पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपनी भांजी अप्सरा को कहीं पर भी ड्रॉप नहीं किया है, बल्कि उसने उसे मार दिया है। पुलिस वालों के सामने अय्यागिरी बयान देता है कि 3 जून की रात को घूमने जाने के बहाने से अपनी भांजी अप्सरा को लेकर वो कार में बैठता है। फिर वह उसे शमशाबाद के एक बेहद ही सुनसान इलाके में पहाड़ी के ऊपर लेकर जाता है। यहाँ इन दोनों की किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और फिर यहीं पर एक बड़ा पत्थर उठाकर अय्यागिरी अपनी भांजी के मुंह पर जोर से मार देता है। एक बार नहीं बल्कि लगातार अप्सरा के चेहरे पर पत्थर से वार किया जाता है और बड़ी बेरहमी से उसे कुचलकर मार दिया जाता है। अपनी भांजी की जान लेने के बाद अय्यागिरी को लाश ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगती है। इसलिए पहले वह लाश को एक प्लास्टिक में अच्छे से लपेटकर और फिर उसे अपनी कार के डिक्के में रखकर एक ऐसी जगह की तलाश में लग जाता है जहाँ पर लाश को जलाया जा सके। इस तलाश में वह एक और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है और अपनी कार खड़ी करके लकड़ी की तलाश करने लगता है, मगर उसे एक लाश को जलाने लायक लकड़ी नहीं मिल पाती है।
इसके अलावा उसे पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है, इसलिए वह लाश को जलाने का फैसला बदल देता है और अब दूसरे तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है। लाश को गाड़ी की डिक्की में रखकर वह उसे कुछ देर के लिए अपने घर के पार्किंग में खड़ी कर देता है और फिर मौका मिलते ही कार को लेकर उस मंदिर के पीछे चला जाता है जहाँ पर वह पुजारी के तौर पर काम किया करता था। इस मंदिर के पीछे मंडल रेवेन्यू अफसर का दफ्तर था। इस दफ्तर के पास एक बड़ा सा मेन हॉल था। जब चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है तो अय्यागिरी अपनी कार को इसी मेन हॉल के पास लेकर जाता है और मौका पाते ही अप्सरा की लाश को उसी मैन होल में डालकर इसका ढक्कन बराबर से बंद कर देता है। कोई कभी भी इस लाश तक ना पहुंच पाए, इसलिए अय्यागिरी 2 ट्रक मिट्टी उस मैन होल पर डालवा देता है। हालांकि 2 ट्रक मिट्टी डालने के बावजूद भी अगले दिन अय्यागिरी नोटिस करता है कि थोड़ी थोड़ी बदबू मैन होल से आ रही है, इसलिए वह फिर से मिट्टी हटाकर पहले मैन होल के ऊपर सीमेंट का प्लास्टर चढ़ा देता है और फिर से मिट्टी ढक देता है। तब अय्यागिरी को लगने लगता है कि उसने सही से लाश को ठिकाने लगाया है और अब उसे कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। हालांकि एक समस्या थी कि उसकी बहन जानती थी कि अप्सरा आखिरी बार अय्यागिरी के साथ बाहर गई थी। ऐसे में वो पुलिस में शिकायत कर सकती थी, इसलिए किसी को शक न हो इसलिए अय्यागिरी खुद ही पुलिस में जाकर भांजी की गायब होने की शिकायत दर्ज करवाता है। मगर उसकी यह चालाकी काम नहीं आती है और पुलिस के सामने उसका झूठ पकड़ा जाता है। अब पुलिस वाले हत्या की मोटिव के बारे में पता लगाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस वाले अय्यागिरी से हत्या के कारण के बारे में पूछते हैं तो अय्यागिरी कुछ चौंका देने वाले खुलासे करता है। अय्यागिरी के खुलासे के मुताबिक अप्सरा और अय्यागिरी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। देखते ही देखते दोनों में इतना प्यार बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और फिर एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि अप्सरा गर्भवती हो गई है। प्रेग्नेंट होने की बात सामने आती है तो अप्सरा अय्यागिरी पर दबाव बढ़ाने लगती है कि अब ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि जितना जल्दी हो तुम मुझसे शादी करो। मगर अय्यागिरी के सामने समस्या यह थी कि उसकी शादी कई साल पहले दूसरी लड़की से हो चुकी थी और उससे 2 बच्चे भी थे। यह बात अप्सरा भी जानती थी, इसलिए वह लगातार अप्सरा को समझाने की कोशिश करता है। इस पर अप्सरा कहती है कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अप्सरा और अय्यागिरी का काफी पहले से रिश्ता था। अप्सरा की लाख जीत करने के बावजूद अय्यागिरी शादी के लिए मान नहीं लेता। अय्यागिरी के समझाने पर अप्सरा एबॉर्शन करवा लेती है। एबॉर्शन के बाद भी लगातार अय्यागिरी पर शादी के लिए दबाव बनाती रहती है। इसी के बाद अय्यागिरी खौफनाक प्लान बनाना शुरू करता है और फिर 3 जून की रात को आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव के बहाने से अप्सरा को लेकर घर से बाहर चला जाता है। फिर उसे वो एक पहाड़ी पर ले जाता है। यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह चाहकर भी उससे शादी नहीं कर सकता है, मगर यह भी अप्सरा कुछ समझने वाली नहीं थी। अय्यागिरी के मुताबिक जब अप्सरा किसी भी तरीके से समझने के लिए राजी नहीं होती है तो वह एक बड़ा पत्थर उठाकर अप्सरा के चेहरे पर मार देता है और फिर वह लगातार हमले करके तब तक अप्सरा को मारता है जब तक कि उसे अप्सरा के मरने का यकीन नहीं हो जाता है। इस खुलासे के बाद अय्यागिरी को पुलिस गिरफ्तार करते हुए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है। पुलिस जांच में अय्यागिरी की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री सामने आ जाती है, जिसमें पता चल जाता है कि उसने अप्सरा की हत्या करने से पहले इंटरनेट पर सर्च किया था कि हाउ टू किल ह्यूमन बीइंग। आगे कुछ दिनों की पूछताछ के बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले को खुलासा करते हैं। एक मामा भांजी के अवैध रिश्ते और हत्या की खबरें बाहर आते ही सुर्खियां बटोरनी शुरू कर देती है और आसपास के राज्यों के अखबारों में भी इस खबर को कवर किया जाता है। अब यह खबर जब तमिलनाडु पहुंच जाती है तो अप्सरा से जुड़ा एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा हो जाता है। दरअसल जब यह खबर मीडिया के जरिए तमिलनाडु में रहने वाली धनलक्ष्मी नाम की महिला तक पहुंचती है तो वह मीडिया वालों के सामने एक चौंका देने वाला खुलासा करती है। दरअसल वह बताती है कि अय्यागिरी ने जिस लड़की की हत्या की है वह उसकी बहू है और इस बहू के चलते उसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। आगे इस मामले में पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले ही अप्सरा की शादी कोयम्बटूर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्तिक राजा से हुई थी। कार्तिक राजा एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहाँ उसे सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। कार्तिक के माँ के अनुसार शादी के बाद अप्सरा की माँ अरुणा भी अपनी बेटी के यहाँ रहने चली जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर उसके बेटे कार्तिक के पैसों पर ऐश करना शुरू कर देते हैं। ये लोग आए दिन 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। रोजाना कार्तिक पर शॉपिंग करवाने का दबाव बनाने लगती है। इसके अलावा अप्सरा और उसकी माँ कार्तिक के पैसों से हमेशा महंगी महंगी ज्वेलरी खरीदना शुरू कर देती है। यह बात सच थी कि कार्तिक अच्छा पैसा कमा रहा था, मगर जब कार्तिक की बीवी और उसकी सासू माँ बेतहाशा पैसा खर्च करने लगती है तो कार्तिक की भी आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ा जाती है और वह अपनी सासू माँ और बीवी के शौक पूरे करने के लिए 25 लाख का लोन ले लेता है। कार्तिक की मां के अनुसार दोनों मिलकर कार्तिक का यह पैसा भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद भी यह लोग कार्तिक पर ज्यादा पैसे देने का दबाव बनाने लगते हैं, मगर अब कार्तिक की हिम्मत जवाब देने लगती है।
और अब वो पैसा देने से मना कर देता है। कार्तिक के माँ के अनुसार जब कार्तिक पैसे देने से मना कर देता है तो अप्सरा अपनी माँ के कहने पर कार्तिक पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा देती है। केस दर्ज होते ही पुलिस वाले कार्तिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। 15 दिन बाद जब बेल मिलने के बाद कार्तिक जेल से बाहर आता है तो समाज में उसे काफी ताने सुनने मिलते हैं। इस शर्मिंदगी की वजह से कार्तिक एक दिन अपने हाथों से अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। जब कार्तिक की मौत की जानकारी अप्सरा और उसकी माँ को मिलती है तो दोनों ज्वेलरी और पैसा लेकर रातों रात चुपके से हैदराबाद चली जाती है। कोई इन दोनों को संपर्क ना कर ले, इसलिए दोनों अपना पुराना सिम बंद करवा कर नया नंबर ले लेते हैं। अब यही हैदराबाद में रहते हुए अय्यागिरी और अप्सरा की नजदीकियां बढ़ती है और फिर यही नजदीकियां बढ़ते बढ़ते अप्सरा की मौत पर जाकर खत्म हो जाती है। जब अप्सरा और उसकी मां पर फर्जी उत्पीड़न का केस दर्ज करवाने और उसकी वजह से एक मासूम लड़के की जान जाने की बात सामने आती है तो लोग अप्सरा के साथ हुई घटना को एक्ट ऑफ कर्म का नाम दे देते हैं। अब केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो अप्सरा की हत्या करने वाला अय्यागिरी साई कृष्णा सलाखों के पीछे बंद है और मामला अदालत में चल रहा है। अब अय्यागिरी को अदालत में क्या सजा मिलती है वह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के बाद आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी कहानियों के लिए हमारे से लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।